प्रिंसिपल सर श्री सीताराम जी, डॉक्टर सीताराम जी, ब्रजेश जी, ओझा सर, इमरान जी, सभी कॉलेज स्टाफ और स्टूडेंट्स। ब्रजेश जी बहुत अच्छा बता रहे थे। अब ये बता रहे थे, इतने में मैंने फैक्ट चेक किया, एक फैक्ट आया कि 997 में एडी, तब से इसकी जड़ें आपको मूट कोर्ट की मिली थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 1981 में इसको एडॉप्शन किया। 1985 से जो लीगल एजुकेशन है उसमें इसको इन्वॉल्व किया। देखिए, एडवोकेट होना एक बहुत बड़ी बात है। अभी 6 दिसंबर को पुण्यतिथि बाबा अंबेडकर साहब की थी। उनको कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में उनकी भूमिका है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। आप घर पे एक आर्टिकल लिखते हैं, आपके प्रिंसिपल साहब जो पीएचडी करवाते हैं स्टूडेंट्स को, कितना जोर आता है। तो उस वक्त उन महानुभावों ने, उन महान लोगों ने, जब कोई एआई नहीं थी, आजकल तो एआई पे आप क्या है, कुछ भी लिख सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो, इवन देन आर्टिकल भी लिख सकते हो। एआई एक अच्छा गुलाम हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा मास्टर है वो आपका दिमाग ही होगा। क्योंकि एक ह्यूमन कंटेंट जिसे कहते हैं, एक मानवीय अंतर्वस्तु, वो सिर्फ आप में हो सकती है। तो मैं आज ये मूट कोर्ट, क्योंकि आपके जैसा डॉक्टर सीताराम जी प्रिंसिपल सर ने बताया कि ये आपका 3rd ईयर के अंदर एक पेपर भी है, एक महत्वपूर्ण जैसे ये सब्जेक्ट है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स भाग लेंगे उनका किरदार तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक व्यक्ति जज की भूमिका निभाएगा, एक प्रोसिक्यूटर की भूमिका निभाएगा, एक डिफेंस एडवोकेट की भूमिका निभाएगा, तो और एक या एक से अधिक व्यक्ति जो विटनेस है उसकी भूमिका निभाएंगे। तो वो आपके सामने, जैसा ब्रजेश जी ने बताया कि एक काल्पनिक के आभास, क्योंकि ये कहते हैं जैसा आप सोचते हैं वैसा आप कर सकते हैं। आपके मन के अंदर क्या है, पिक्चर बनना बहुत जरूरी है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन एक जैसे पुरानी मिथ है कि किसी ने, जैसे आज आप तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप में से कुछ बहुत अच्छे अधिवक्ता बनेंगे, कुछ जज बनेंगे, कुछ जेएलओ, एपीपी या किसी न किसी तरह से अपनी शिक्षा का अपने जीवन में जो योगदान है और इसका फायदा आप लेंगे। और वेस्ट बैंक जो भी पीछे बैठे हैं वो भी इसका फायदा लेंगे। याद रखना मेरी बात, एडवोकेट शब्द आपके बहुत काम आएगा, ये कॉलेज आपके बहुत काम आएगा। जब आपका किरदार इस जमाने के सामने आएगा, तो वो किंवदंती ये थी कि पहले एक व्यक्ति साधना करना चाह रहा था, वो जैसे ही बैठे वैसे ही उसके मन में विचार आए, और वो क्या हो जाए कि ये जो श्रृंखल भाव है, ये चुनौती हर दिमाग के सामने आती है, तो वो बहुत परेशान हुआ। तो जब आप व्यक्ति परेशान होता है तो किसी तजुर्बेकार के पास जाता है, वो अपने से बड़े संत के पास गया। तो उसने कहा कि भाई मैं साधना करना चाहता हूँ, साधु होना चाहता हूँ, या तपस्या करना चाहता हूँ, या मैं ये एक विशिष्ट चीज़ उसको सिद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा, मन उचाट हो रहा है। तो उन्होंने जो उसको एक शब्द या ये कहे कि पहले मुद्रा बनाओ, बी भवय हो जाओ। तो ये मूट कोर्ट है, उसी बी भवय हो जाओ, वो मुद्रा बनाना, ये सभी किरदार उस आप कहें तो एक तरह नाट्य रूप में और एक वास्तविकता का मिश्रण करते हुए, क्योंकि एक कोर्ट केस है, डिसाइडेड कोर्ट केस है, उसको अनुशीलन में लिया जाता है। सभी जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने इस पर बहुत तैयारी की होगी, ऐसा मेरा मानना है। और आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि पूरा इसमें आप शामिल हों, क्योंकि आपके सामने ये अवसर है कि कैसे कोर्ट की प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए मैं इस महाविद्यालय को, प्रिंसिपल साहब को, पूरे स्टाफ को जो मूट कोर्ट में भाग ले रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को और सभी लॉ स्टूडेंट्स को जो है यहाँ बैठे हैं, सभी को मैं साधुवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद।
श्रीमान जी, मैं एडवोकेट नरसी डालगा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पैरवी करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। यह मेरा वकालतनामा न्यायालय के समक्ष पेश है। श्रीमान जी, घटना दिनांक 2/8/2009 की है। जब गीता घर पर अकेली थी, उसने देखा कि बाड़े से उसकी भैंसें खुली हुई बाहर है। तब गीता अपने कब्जेशुदा बाड़े में गई तो उसने देखा अभियुक्त गणों ने बाड़े के सारे ठाण खूंटे इत्यादि तोड़ दिए हैं। उसने मना किया कि वह घर पर अकेली है, ऐसा मत करो। तो श्रीमान जी, अभियुक्त गणों ने अपने सामान्य आशय को आकर्षित करने के लिए गीता को बुरी तरह मार पीट कर चोटें पहुंचाकर बेहोश कर दिया। अतः श्रीमान जी, एक महिला को घर पर अकेला पाकर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस समय मेरी माननीय न्यायालय से गुजारिश है कि अभियुक्तों ने धारा 341, 448 और 323/34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध कारित किया है, इन्हें दंडित किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर टर्न प्लीज। श्रीमान जी, मैं एडवोकेट सोनू लिंबा अभियुक्तगण की ओर से न्यायालय में पैरवी करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। अभियुक्तों की ओर से मैं अपना वकालतनामा न्यायालय में पेश करती हूँ। श्रीमान जी, अभियुक्तगण घटनास्थल पर मौजूद तो थे, परंतु वे ईंटें, बजरी इत्यादि सामान पास की खुली जमीन पर चारदीवारी के निर्माण के लिए लेकर गए थे। श्रीमान जी, अभियुक्तों ने गीता के साथ कोई मारपीट नहीं की। श्रीमान जी, अभियुक्तगण समझदार है। उनका गांव में आज तक किसी भी व्यक्ति के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। इन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है व निराधार है। श्रीमान जी, अभियुक्तगणों के विरुद्ध कोई भी मामला भारतीय दंड संहिता के तहत नहीं बनता है। दैट्स ऑल योर ऑनर। न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ राजस्थान। पीठासीन न्यायिक मजिस्ट्रेट परिवादी राज्य बनाम हीरालाल व अन्य। नंबर 1 फौजदारी प्रकरण संख्या 2009/406 अपराध अंतर्गत धारा 323, 341/34 भारतीय दंड संहिता। मैं आकांक्षा अग्रवाल आरजेएस न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ आप हीरालाल पुत्र अमृतलाल उम्र 40 जाति ब्राह्मण, पन्नालाल पुत्र गोपाल राम उम्र 30 जाति ब्राह्मण, मोतीलाल पुत्र पिट्ठूलाल उम्र 20 जाति ब्राह्मण, निवासी हनुमानगढ़ पर निम्न आरोप लगाती हूँ। आपने दिनांक 2/8/2009 को गीता के साथ स्वेच्छा से सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए सदोष अवरोध करके उसके साथ कब्जेशुदा बाड़े में तोड़फोड़ की। जब उसने मना किया तो आपने बुरी तरह से मारपीट करके चोटें पहुंचाई। एतद द्वारा आपने धारा 341, 323/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध कारित किया है, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है। और मैं एतद द्वारा निर्देश देती हूँ कि आपको उक्त न्यायालय द्वारा उक्त आरोप के लिए परीक्षित किया जाए। आरोप आपको पढ़कर सुनाया व समझाया गया। क्या आप समझ रहे हैं कि आपके विरुद्ध क्या आरोप है? जी हाँ, हम समझ चुके हैं हमारे विरुद्ध क्या आरोप है। क्या आप अपराध स्वीकार करते हैं? जी नहीं, हमें अपराध है स्वीकार है। तो क्या आप अनिक्षा चाहते हैं? जी हाँ, हम अनिक्षा चाहते हैं। वास्तव साक्ष्य हेतु कार्यवाही शुरू की जाए। श्रीमान जी, मैं अपने पक्षकार भूरीराम को न्यायालय में पेश करवाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। राज्य बनाम हीरालाल केस में भूरीराम हाजिर हो। आप शर्त लीजिए कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं शब्द लेता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आपका नाम? भूरीराम। पिता का नाम? काशीराम। जाति? जाट। उम्र? 30 वर्ष। निवासी? हनुमानगढ़। भूरीराम जी, घटना के दिन जो कुछ घटित हुआ न्यायालय को विस्तार पूर्वक बताइए। तकरीबन 1 वर्ष पहले की बात है, जब 8 से 10 लोग इकट्ठा होकर हमारे प्लाट में पहुंचे।
अब वहां पर पहुंच इन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी और हमारी भैंसे को खुला छोड़ दिया। भैंसों को खुला देखकर गीता वहां पहुंची तो गीता ने इन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा कि ऐसा न करें, मैं घर पर अकेली है। इसी बात का इन्होंने फायदा उठाया और गीता के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इसी दौरान गीता को काफी चोटें पहुंची जिसके आप में बेहोश हो गई। उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त मैं अपने खेत में काम कर रहा था और मुझे पूरी घटना गलतराम ने बताई। क्या आपने रिपोर्ट कराई थी? जी हाँ, जब गीता होश में आ गई एवं उसने मुझे सारी बात बताई तो गीता के कहने पर मैंने एक FIR दर्ज करवाई। ये आप ही के हस्ताक्षर हैं? जी हाँ जज साहब, ये हस्ताक्षर मेरे ही द्वारा किए गए थे। श्रीमान जी, एग्जिबिट P1 पर A से B तक इन्हीं के हस्ताक्षर हैं। क्या नक्शा मौका आपके सामने बनाया गया था? जी हाँ, नक्शा मौका और हालात मौका जो कि दूसरे दिन बनाए गए थे, मैं भी मौजूद था। That's all, Your Honor. Your turn, please. श्रीमान जी, मैं भूरेराम से एक क्रॉस क्वेश्चन की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। हाँ जी, बताइए, क्या आपने घटना अपनी आंखों से देखी थी? जी मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं उस वक्त अपने खेत में काम कर रहा था और मुझे पूरी घटना गलतराम ने बताई। आपने क्या बताया? आप घर कितने बजे पहुंचे और गीता को अस्पताल कब लेकर गए? मैं तकरीबन 8 और 9 बजे के बीच खेत से घर में पहुंच गया था और गीता को अस्पताल में भर्ती करवाते तकरीबन 10 बज चुके थे। Point to be noted, Your Honor, गीता का 5 से 10 बजे तक बेहोश रहना इस बात का संदेह पैदा करता है कि कहानी मनगढ़ंत है। Objection, Your Honor. मेरे पक्षकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अच्छा, याद करके बताइए कि गीता को अस्पताल ले जाते समय गीता की क्या स्थिति थी? उस वक्त गीता बेहोशी की हालत में थी। देखिए, सच बात तो ये है कि गीता को कोई चोटें नहीं लगी, अपितु उसे मिर्गी के दौरे आते हैं जिस कारण वह अक्सर बेहोश हो जाती है। Objection, Your Honor. फिर एक बार मेरे पक्षकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि घटना के समय उसे मिर्गी के दौरे आए थे। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। That's all, Your Honor. के तौर पर बख्तावर सिंह को न्यायालय में पेश करवाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। राज्यमंगल हीरालाल केस में बख्तावर सिंह हाजिर हो। आप शपथ लीजिए कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। आपका नाम? बख्तावर सिंह। पिता का नाम? सोहर सिंह। जाति? राजपूत। उम्र? 55 वर्ष। निवासी? हनुमानगढ़। घटना के दिन आपने जो कुछ देखा न्यायालय को विस्तारपूर्वक बताइए। करीब 1 साल पूर्व की बात है। शाम को करीब 4-5 बजे हुए थे और गीता अपने पशुओं को खोलने के लिए अपने प्लाट में आई। तभी वहां पर हीरालाल, पन्नालाल, मोतीलाल पहुंचे और गीता के साथ मारपीट की। तो गीता के साथ मारपीट क्यों की जा रही थी? अभियुक्तों का आशय था कि गीता के प्लाट पे कब्जा कर सके। पॉइंट भी नोटेड योर ऑनर। अभियुक्त गणों का आशय ही प्लॉट पर कब्जा करने का था, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद आपने क्या देखा? उसके बाद में मैंने कुछ नहीं देखा। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर टाइम प्लीज। श्रीमान जी, मैं बख्तावर सिंह से क्रॉस क्वेश्चन की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। आप गांव में कितने वर्षों से रह रहे हैं? मैं गांव में 50 वर्षों से रह रहा हूँ। आपका गीता के ससुर के साथ क्या रिश्ता है? हमारा भाईचारे का रिश्ता है और हम एक ही वार्ड में रहते हैं। देखिए, सच बात तो यह है कि गीता के साथ कोई मारपीट नहीं की गई। जी नहीं, यह कहना गलत होगा। देखिए, मेरी जानकारी में तो यह भी है कि आपने भाईचारे के कारण न्यायालय में झूठी गवाही दी है। जी नहीं, यह कहना गलत है। मैंने जो कहा है सच कहा है। That's all, Your Honor. श्रीमान जी, मैं अपने पक्षकार गीता को न्यायालय में पेश करवाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। राज्यमंगल हीरालाल केस में गीता हाजिर हो। आप शपथ लीजिए कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं शपथ लेती हूँ, जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। आपका नाम? पति का नाम? भूरेराम। जाति? जाट।
उम्र 25 वर्ष। निवासी। घटना के दिन जो कुछ आपके साथ घटित हुआ बिना किसी दबाव के न्यायालय के समक्ष बताइए। ये घटना करीब 1 साल पहले की है। शाम के 4 से 5 बज रहे थे। हमारे घर के पास वाला प्लॉट हमारा है जिसमें हम पशु बांधते हैं और कचरा डालते हैं। उस दिन जब मैं मेरे प्लॉट में पहुंची तो मैंने देखा कि हीरालाल, पन्नालाल और मोतीलाल मेरी भैंसें खोल रहे थे। जब मैंने उनको ये बोला कि वो ऐसा ना करे क्योंकि मैं घर पर अकेली हूँ, तो देखिए जो कहिए नहीं, पेश करता भी पानी पिलाइए। प्लीज कंटिन्यू। तब उन्होंने मेरे साथ मारपिटाई करना शुरू कर दी। क्या सुनता सुगा डे मैं मारूंगा तो तुम्हारे जिंदगी कड़ी बयान दिया। देखिए आप ऐसे कोर्ट को दिन में इंटरप्शन नहीं कर सकते, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। प्लीज। उस वक्त आपको कोई छुड़ाने आया था? जी हाँ, मुझे उस वक्त बख्तावर सिंह ने छुड़ाया था। पॉइंट भी नोटिस योर ऑनर, जिस व्यक्ति का नाम गीता बता रही है उसको मैं PW2 के तौर पर आपके सामने पेश कर चुका हूँ। फिर क्या हुआ? फिर मुझे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। जब वहाँ जाके मुझे होश आया तो मैंने डॉक्टर को अपनी चोटों के बारे में बताया। That's all your honor. Your time please. श्रीमान जी, मैं गीता से क्रॉस क्वेश्चन की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। क्या आपके खुद के प्लाट के लिए गांव वालों के साथ विवाद चल रहा है? जी हाँ। क्या उस प्लाट पर पहले से ही पुजारी के रहने के लिए कमरा बना हुआ है? जी नहीं, ये पहले से ही कब्जाशुदा प्लॉट है। देखिए, ये बात गलत है कि मुलजिमानों ने आपके साथ मारपीट की थी, परंतु वो तो पास की जमीन पर सामान डालने के लिए गए थे। जी नहीं, ये गलत है क्योंकि उस दिन उन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी। क्या ये बात सच है कि भूरेराम ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है? जी नहीं, ये झूठ। देखिए, मेरी जानकारी में तो यह भी है कि आपको मिर्गी के दौरे आते हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस बात को मैं पहले दोहरा चुका हूँ कि घटना के समय उसे कोई मिर्गी का दौरा नहीं आया था। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जी हाँ, ये सच है, पर मेरा इलाज भी चल रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, गीता को मिर्गी के दौरे आते हैं और उसका इलाज भी चल रहा है। दैट्स ऑल योर ऑनर। श्रीमान जी, इस केस की जांच करने वाले पुलिस ऑफिसर ASI गंगाराम को न्यायालय में पेश करवाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। राज्य बदल हीरालाल केस में ASI गंगाराम हाजिर हो। आप शपथ लीजिए कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं शपथ लेता हूँ जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आपका नाम? गंगाराम। पिता का नाम? काशीराम। आप किस पद पर और कहाँ पर कार्यरत हैं? मैं पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में ASI पद पर कार्यरत हूँ। आप घटना के समय वहाँ पहुँचे थे? जी नहीं। वैसे भी पुलिस वाले घटना के समय योर ऑनर पहुँचते ही नहीं है। जी नहीं, मेरे को रिपोर्ट है। अच्छा, रिपोर्ट आपको मिलने के बाद आप घटनास्थल पर गए थे? जी हाँ। फिर उसके बाद रिपोर्ट में आपने किन किन चीजों को नोट किया है? जब मैं घटनास्थल पे पहुंचा तो मैंने वहाँ पे नक्शा का एग्जिबिट P3, हालातों का एग्जिबिट P4 तैयार किया और बयान गवाहों के कई अनुसार उन्हें बयान दिए गए जिसपे X स्थान पे भूराराम के और Y पे बख्तावर सिंह के हस्ताक्षर है और गीता का डॉक्टर मुआयना भी करवाया गया जिसकी रिपोर्ट पत्रावली एग्जिबिट P1, P2 में शामिल थी और मैंने SHO साहब को फाइल सपोर्ट की और SHO साहब ने इस पर चालान पेश किया। क्या ये दोनों जगह आपके हस्ताक्षर हैं? श्रीमान जी, एग्जिबिट P3 और एग्जिबिट P4 पर A से B तक इन्हीं के हस्ताक्षर हैं। That's all your honor. Your time please. श्रीमान जी, मैं ASI गंगाराम से क्रॉस क्वेश्चन की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। आप किस पद पर कार्यरत हैं और कितने वर्षों से? पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में ASI पद पर कार्यरत हूँ पिछले 3 वर्षों से। क्या आपको FIR की कॉपी मिली थी? जी हाँ, मुझे FIR की कॉपी इस मुकदमे की तफ्तीश करने के लिए मिली। क्या ये बात सच है कि भूरेराम के विरुद्ध पहले से एक मुकदमा चल रहा है? जी हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, भूरेराम के विरुद्ध पहले से एक मुकदमा चल रहा है। क्या भूरेराम के विरुद्ध मामले की तफ्तीश आपने की थी? जी हाँ,
में की तफ्तीश भी मेरे द्वारा की गई। देखिए, मेरी जानकारी में तो यह क्या है कि आपने गलत अनुसंधान किया है। जी नहीं, यह कहना गलत है, मैंने सही अनुसंधान किया। आप घटनास्थल पर कब पहुंचे और आपने वहां क्या देखा? मैं घटनास्थल पे घटना के अगले दिन पहुंचा, जब मेरे को 3/8/2009 को रिपोर्ट मिली, और जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वहां के जो थानों गुस्से को उठाया वो टूटे हुए थे। That's all, Your Honor. प्लीज साइन करिए। श्रीमान जी, मैं अगले गवाह डॉक्टर अंजुम को न्यायालय में पेश करवाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। रचना हीरालाल केस में डॉक्टर अंजुम हाजिर हो। आप शपथ लीजिए कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं शपथ लेती हूँ, जो कहूँगी सच के सिवाय कुछ नहीं। आपका नाम? मैं डॉक्टर अंजुम, पिता का नाम? अली शेख। आप कहाँ पर कार्यरत हैं? मैं राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। गीता को आपके हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था? जी हाँ, 2 अगस्त 2009 को गीता को हमारे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट आपने तैयार की थी? जी हाँ, मैंने हिंदी तैयार की थी। रिपोर्ट में आपने किन किन चोटों को नोट किया है? 3 अगस्त की शाम मैंने गीता का मेडिकल चेकअप किया। गीता की कुछ 5 तरह की चोटें थी। एक चोट कमर के निचले हिस्से पर थी, एक चोट दाएं कंधे पर, एक चोट बाएं घुटने पर और एक चोट गीता की हथेली पर भी थी। गीता आगे होकर काफी दर्द जाहिर कर रही थी। इसके अलावा आपने और क्या देखा? गीता की सभी चोटें साधारण प्रकार की थी। आगे होकर गीता काफी दर्द जाहिर कर रही थी। एक चोट जो गीता के कुछ खुंदाल आदि प्रकार के हथियार से आई थी। पॉइंट भी नोटेड हो रहा है। डॉक्टर द्वारा एग्जिबिट P5 पर जिन चोटों को प्रदर्शित किया गया है वे उदारा प्रकार के हथियारों से की गई है। क्या ये आपके हस्ताक्षर हैं? जी हाँ, यह हस्ताक्षर मेरे हैं। श्रीमान जी, एग्जिबिट P5 पर A से B तक इन्हीं के हस्ताक्षर हैं। That's all, Your Honor. Your turn, please. श्रीमान जी, मैं डॉक्टर अंजुम से क्रॉस क्वेश्चन की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। क्या ये बात सच है कि गीता के शरीर पर कोई बाहरी चोटें नहीं आई थी? जी हाँ, ये सही है। इसका जिक्र मैंने अपनी रिपोर्ट में भी किया है। क्या गीता आगे होकर दर्द जाहिर कर रही थी? जी हाँ, गीता काफी दर्द जाहिर कर रही है। क्या ये बात सच है कि एग्जिबिट P5 में E से P में ओवरराइटिंग है? जी हाँ। क्या ऐसी चोटी गिरने से आ सकती है? जी बिल्कुल, इस तरह की चोटें गिरने से भी आ सकती हैं। पॉइंट ऑफ नोटेड, योर ऑनर। ऐसी चोटें तो गिरने से भी आ सकती है। देखिए, मेरी जानकारी में तो यह क्या है कि आपने गीता के कहने पर गलत रिपोर्ट तैयार की है। जी नहीं, ये कहना गलत होगा। आप मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। That's all, योर ऑनर। श्रीमान जी, मैं अगले गवाह गलतराम को न्यायालय में पेश करवाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। रचना हीरालाल केस में गलतराम हाजिर हो। आप शपथ लीजिए कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं शपथ लेता हूँ, जो कुछ कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आपका नाम? गलतराम। पिता का नाम? सहीराम। जाति? जाट। उम्र? 45 वर्ष। निवासी? हनुमानगढ़। यह घटना कब की है? यह घटना करीब 1 वर्ष पूर्व की है। आपने उस समय क्या देखा? उस समय शाम के 4 बज रहे थे। मैं तब चाय पीकर मेरे खेत की तरफ जा रहा था। तभी मैंने देखा भूराराम के प्लाट पर हीरालाल, मोतीलाल व पन्नालाल एकत्रित थे। क्या गीता वहाँ मौजूद थी? जी, ठीक उसी समय गीता भी वहाँ पर आई थी। उसके बाद आपने क्या देखा? वहाँ पर गांव के अन्य लोग भी एकत्रित हो गए थे, जिसके बाद मैं वहाँ से चला गया। क्या आपको पता है कि वो लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? जी नहीं। हाथ घुटने टूटे हुए आपने देखे थे? जी ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा वहाँ पर। गीता के शरीर पर लगी चोटों को देखा था? जी नहीं। मारपीट जैसी घटना आपने देखी थी? जी नहीं, मैं वहाँ से चला गया था। तो फिर आपने गवाही क्यों दी जब आपने कुछ देखा ही नहीं? श्रीमान जी, गलतराम के बयान से स्पष्ट हो जाता है कि घटनास्थल पर जो कुछ घटित हुआ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। इस समय मेरी माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाए। न्यायालय ने
साक्षी के बयानों को सुना एवं एपीपी महोदय द्वारा जो जिरे की गई उस जिरे के आधार पर न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचती है कि साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है। That's all, Your Honor. इजहार शख्स मुलजिम दफा 313 जाब्ता फौजदारी सन 1973। प्रश्न 1, PW1 भूरेराम ने आपके विरुद्ध बयान दिया है कि करीब 1 वर्ष पहले की बात है, शाम के 4-5 बजे का समय था। 10-12 लोग सामान्य आशय को अग्रसित करने के लिए उन्हें घर से बेदखल करना चाहते थे। मकान का पट्टा नहीं था, वो 50 वर्ष से कब्जा था। हीरालाल, पन्नालाल, मोतीलाल आए वो पशु बांधने के थान खूंटे तोड़ दिए। तब उनकी पत्नी गीता घर पर थी, जिसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की, जिस बाबत उस गांव के गलतराम ने भूरेराम को सूचना दी। जब भूरेराम केस से आए तो गीता को अस्पताल लेकर गए। होश आने पर गीता ने सारी बात बता दी। रिपोर्ट प्रदर्श P1 गीता के कहने पर पेश की थी, जिसका पुलिस ने FIR प्रदर्श P2 दर्ज की तथा पुलिस ने नक्शा प्रदर्श P3 बनाया तथा गीता का डॉक्टरी मुआयना कराया गया। आपको क्या कहना है? जी नहीं मैम, भूरेराम ने जो कुछ भी बताया वो सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रश्न 2, PW2 बख्तावर सिंह ने बयान दिया है कि जब गीता अपने प्लाट में पशुओं को खोलने आई तब मोतीलाल, पन्नालाल, हीरालाल ने मारपीट की। वह कई अन्य व्यक्ति गीता के साथ मारपीट कर रहे थे। वह अभियुक्तगण गीता के प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए मारपीट की। आपका क्या कहना है? बख्तावर सिंह जी का तो चाय पानी उनके साथ ही चलता है। देखिए, आपसे जितना पूछा जाए आप उतना ही बताइए। प्रश्न 3, PW3 गीता ने जो कि आहत है बयान दिया कि वह घटना के रोज प्लाट में पशु बांधने गई थी, तो मोतीलाल, पन्नालाल, हीरालाल सभी मुलजिमानों ने उनके साथ मारपीट की। वहां उन्हें बख्तावर सिंह ने छुड़ाया, अपनी चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराया। आपको इस पर क्या कहना है? इतना तो एक नंबर की छुट्टी है जी, प्लाट की अनाजात की है ये। देखिए, आप न्यायालय की गरिमा बनाए रखे, नहीं तो आपके विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी। 4, PW4 गंगाराम ASI अनुसंधानकर्ता ने आपके विरुद्ध बयान दिया कि दिनांक 3/8/2009 को उसे उस प्रकरण की तफ्तीश मिलने पर नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श P3 और P4 तैयार किया। गवाहों के कहे अनुसार बयान लिए गए। आहत गीता की चोटों का मुआयना कराया गया। आपका क्या कहना है? मैम, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। प्रश्न 5, PW5 डॉक्टर अंजुम मुख्य चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ़ टाउन ने बयान दिया कि 2/8/2009 को भर्तीशुदा आहत गीता के शरीर पर आई चोटों का मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श P5 तैयार किया। सभी चोटें साधारण पाई गई। वो कौन हथियार से आई थी? आपको क्या कहना है? मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब, मैंने ऐसा क्यों बोला है, मुझे कुछ नहीं कहना है। वास्ते अंतिम बहस हेतु दोनों वकील उपस्थित हों। श्रीमान जी, मैं सबसे पहले उन व्यक्तियों का नाम लेना चाहूंगा जिनके नाम के पीछे बस नाम मात्र लाल लगा है, जैसे पन्नालाल, मोतीलाल, हीरालाल, लेकिन इनका कार्य कुछ और ही रंग का दिखाई पड़ रहा है। श्रीमान जी, PW1 भूरेराम ने अपने बयानों में बताया है कि जब वह अपने काम से खेत में गया हुआ था तो उन्हें गलतराम ने सूचना दी कि प्लॉट पर काफी लोग इकट्ठे हुए हैं। तब उन्हें पता चला कि पन्नालाल, मोतीलाल, हीरालाल इत्यादि व्यक्ति आए व पशु बांधने के ठान खूंटे तोड़ दिए। जब गीता घर पर अकेली थी, उसने मना किया कि ऐसा मत करो, तो उसके साथ मारपीट की गई और उसके काफी चोटें आई और वह बेहोश हो गई। श्रीमान जी, PW2 बख्तावर सिंह ने बताया है कि झगड़े का शोर सुनकर वह प्लॉट में गया तो उन्होंने देखा कि पन्नालाल, मोतीलाल, हीरालाल इत्यादि व्यक्ति गीता के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो उन्होंने यह देखकर गीता को उन लोगों से छुड़ाया। श्रीमान जी, PW3 गीता ने अपने साथ बीती घटना को बताया है कि जब वह घर पर अकेली थी, उसने देखा कि बाड़े से उसकी भैंसें खुली बाहर है। तब गीता अपने कब्जेशुदा बाड़े में गई तो उन्होंने देखा बाड़े के सारे ठान खूंटे तोड़ दिए हैं। उसने मना किया
कि वह घर पर अकेली है, ऐसा मत करो। तो श्रीमान जी अभियुक्त गणों ने अपने सामान्य आशय को आकर्षित करने के लिए गीता को बुरी तरह मार पीट के चोटें पहुंचाकर बेहोश कर दिया। गीता को जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। फिर अपने पति भूरेराम से कहकर अपने क्षेत्र के पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज की। श्रीमान जी PW4 ASI गंगाराम ने घटनास्थल का नक्शा मौका जिसे P3 और हालात मौका जिसे P4 तैयार किया, जो कि घटना घटित होने की तस्दीक करता है। श्रीमान जी PW5 चिकित्सा अधिकारी के बयान के मुताबिक चोट प्रतिवेदन प्रदर्श P5 की चोटें उन प्रकार के हथियारों से आई थी जो कि चोटें आंतरिक हो या बाहरी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः श्रीमान जी अभियुक्तों ने धारा 341, 448 और 323/34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध कारित किया है, इन्हें दंडित किया जाए। और इस समय श्रीमान जी मैं बताना चाहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में ऐसे 2 मामले निर्णित किए गए हैं जिसे मैं रेफरेंस के तौर पर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। जिसमें पहला मामला पेज नंबर 48 लीलाधर वर्सेस स्टेट और दूसरा मामला पेज नंबर 88 जो कि गोपाल सिंह वर्सेस स्टेट। इन दोनों विवादों में समान तथ्य थे और मुलजिमों को सजा सुनाई गई थी। और इस समय मेरी माननीय न्यायालय से गुजारिश है कि दोनों विवादों को आधार बनाकर पीड़िता को न्याय हित में न्याय दिया जाए और अपराध कारित करने वालों को दंडित किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। श्रीमान जी, मेरे काबिल दोस्त ने जो कहानी बताई वह मिथ्या और मनगढ़ंत है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि PW1 भूरेराम के विरुद्ध पहले से एक मुकदमा चल रहा है जिसकी तफ्तीश ASI गंगाराम ने की है। ऐसा उन्होंने अपने बयानों में भी स्वीकार किया है। श्रीमान जी, अभियुक्तों ने गीता के साथ कोई मारपीट नहीं की, अपितु उसे मिर्गी के दौरे आते हैं जिस कारण वह अक्सर बेहोश हो जाती है। ऐसा स्वयं गीता ने अपने बयानों में भी स्वीकार किया है। श्रीमान जी, PW2 बख्तावर सिंह की गवाही संदेह उत्पन्न करती है। उसने भाईचारे की बात बताई है। भाईचारे में व्यक्ति झूठी गवाही भी दे सकता है। श्रीमान जी, PW3 गीता का कहना कि अभियुक्तों ने उसकी भैंसें खोल दी थी, परंतु श्रीमान जी 4 से 5 बजे का समय तो भैंसें वकील साहब आप बेंच की ओर उंगली नहीं कर सकते। मैं माफी चाहती हूँ। प्लीज कंटिन्यू। 4 से 5 बजे का समय तो भैंसें बांधने का होता है। गीता प्लाट पर भैंसें बांधने के लिए गई थी जो कि पहले से ही खुली हुई थी। श्रीमान जी, ऐसी चोटें तो गिरने से भी आ सकती है, जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया। श्रीमान जी, PW6 गलतराम, जिसका नाम तो गलतराम है, परंतु उसने घटनाक्रम के बारे में बिल्कुल सही रिपोर्ट बताई है। उसने मारपीट जैसी कोई घटना ही नहीं देखी। श्रीमान जी, गीता का 5 से 10 बजे तक बेहोश रहना इस बात का संदेह पैदा करता है कि कहानी मनगढ़ंत है। श्रीमान जी, अभियुक्तों के विरुद्ध विरोधाभासी बयान व संदेहास्पद गवाही है। PW1, PW3 व PW5 की गवाही में संदेह है, लिहाजा यह समस्त कहानी मनगढ़ंत है तथा सोच समझकर अभियुक्तों को बैर भावना से फंसाने के लिए रची गई है। श्रीमान जी, इस संदर्भ में मैं एक नजीर भी पेश कर रही हूँ। जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर बाइज्जत बरी किया था। श्रीमान जी, अतः मेरी माननीय न्यायालय से गुजारिश है कि मेरे पक्षकार को संदेह का लाभ देकर निर्दोष साबित किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। दोनों पक्षों को सुना गया, समझा गया। सुनने के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची है। इस प्रकरण में दिनांक 2/8/2009 को रात्रि 8:40 पर प्रार्थी भूरेराम द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना अधिकारी
टाउन के समक्ष पेश की गई, जिसके आधार पर अभियुक्तगण हीरालाल, मोतीलाल, पन्नालाल, चांदीलाल एवं अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण सूचना संख्या 406 दिनांक 2/8/2009 के अंतर्गत धारा 341, 323, 448, 143 भारतीय दंड संहिता में दर्ज की गई थी, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार के हैं। भूरेराम के पिताजी का एक प्लॉट कब्जा शुदा है, जिसमें पिछले 50 वर्षों से प्रार्थी के वारिसान रह रहे हैं। दिनांक 2/8/2009 को शाम को 3-4 बजे वह एक समूह बनाकर आए और विवादित प्लाट पर ईंटें आदि सामग्री लाकर डाल दी। इन्हें रोकने के लिए श्रीमती गीता अपने खाली प्लाट पर गई तो उन्हें बुरी तरह से चोटें लगाकर बेहोश कर दिया गया। झगड़े का शोर सुनकर गांव वाले आए तो उनमें से बख्तावर सिंह ने उन्हें छुड़ाया। झगड़ा करने वालों में हीरालाल, पन्नालाल, मोतीलाल आदि थे। इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निवेदन किया गया। बाद में पुलिस तफ्तीश पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के सहायक लोक अभियोजक द्वारा अभियुक्त हीरालाल, पन्नालाल, मोतीलाल के विरुद्ध धारा 341, 323/34 भारतीय दंड संहिता के अपराध का आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिया गया, जिस पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 341, 323/34 अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया। बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्तगणों पर 341, 323/34 अपराध का आरोप सारांश को मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण द्वारा अपराध से इनकार कर अनिरीक्षा जारी। अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह उपस्थित हुए और बाद में अभियोजन पक्ष का साक्ष्य सुनकर सील किया गया। अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दंड संहिता में लिए गए तो अभियुक्तगण को झूठा बोलता हुआ बताया और अभिकथित किया कि जो भूरेराम वगैरह पर जो मुकदमा चल रहा है वह विचाराधीन है, इससे बचने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है और साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया गया। बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निस्तारण हेतु विवादित बिंदु यह है कि क्या अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक 2/8/2009 को प्रार्थी भूरेराम के प्लाट में एक समूह बनाकर ईंटें आदि सामग्री डाली गई। वह श्रीमती गीता जब प्लाट पर आई तो इनके द्वारा पूरी तरह से चोटें लगाकर बेहोश कर दिया गया। यदि हाँ तो दंड कितना? हमने उभय पक्ष की बहस सुनी, पत्रावली का गहन अध्ययन किया, बाद न्यायिक मनन एवं विश्लेषण। हमारा निष्कर्ष इस प्रकार है। गवाह TW1 भूरेराम, पिता का नाम काशीराम, ने साक्ष्य दिया है कि रात्रि 10 बजे गीता को अस्पताल भर्ती कराया। यहाँ पर मुलजिम अधिवक्ता ने भी अपने जीरे में कथन किया कि जब गीता 5 बजे बेहोश हो गई तो 10 बजे अस्पताल कैसे भर्ती कराया गया। यह बात मानने वाली ही नहीं है। सारा मामला फर्जी व झूठा है, अतः मुलजिम को बरी किया जाए। गवाह PW2 बख्तावर सिंह पुत्र भंवर सिंह की साक्ष्य विश्वसनीय है क्योंकि गवाह खंडित नहीं हो सके। गवाह PW3 गीता ने न्यायालय के समक्ष बहलक साक्ष्य दी कि अभियुक्तगणों ने मारपीट की। गवाह PW4 गंगाराम पुत्र काशीराम ने अन्वेषण किया व बताया कि पहले भी इनका मामला झगड़े का चल रहा है। गवाह PW5 डॉक्टर अंजुम मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने गीता की चोटों का मुआयना किया, उन्हें चोट प्रतिवेदन P5 तैयार किया। अपनी जीरा में स्वीकार भी किया कि बाहरी कोई चोटें नहीं थी परंतु शरीर में दर्द होना बताया। हमारी विनम्र राय है कि बाहरी व जाहिर चोटें होना अपराध धारा 323 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। गवाह PW6 गलतराम पुत्र सहीराम ने हाजा के समक्ष साक्ष्य दी कि उक्त घटना मारपीट की उन्होंने नहीं देखी। उक्त गवाह को APP के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। वे घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। उक्त समग्र साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि दिनांक 2/8/2009 को मुलजिम हीरालाल, पन्नालाल, मोतीलाल ने आहत गीता के साथ मारपीट की। अतः अभियुक्त हीरालाल, मोतीलाल, पन्नालाल आदि को अंतर्गत धारा 323 भारतीय दंड संहिता का अपराध साबित पाया जाने पर दोष सिद्ध किया जाता है।
ये न्यायालय इस मामले में यह आदेश सुनाने जा रही है। अतः मुल्जिमान हीरालाल, पन्नालाल, मोतीलाल यदि 5,000 रुपए की जमानत मुचलका न्यायालय की संतुष्टि प्रति 1 वर्ष के लिए इन शर्तों के अधीन करा दें कि मुल्जिम शांति कायम रखेंगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे व न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर अपने आप को न्यायालय में पेश कर देंगे, तो तीनों मुल्जिमों को धारा 4 प्रोबेशन एक्ट के तहत रिहा किया जाए। उक्त आदेश की एक प्रति जिला परीक्षा अधिकारी को उक्त मुल्जिमों के प्रोबेशन बाबत जारी हो। उक्त मुल्जिम हर 3 माह में जिला परीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर उसके निर्देशों का पालन करेंगे। यदि मुल्जिमान पुनः झगड़ा करते हैं तो प्रोबेशन अधिकारी को परिवादी सूचित कर प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं। मुल्जिमान मैं अधिवक्ता जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हूँ, न्यायालय को सूचित करें। मुल्जिम की हाजिरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाएं। मुल्जिमों को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए। मैं आकांक्षा अग्रवाल, आरजीएफ, न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़, राजस्थान, उपरोक्तानुसार निर्णय व आदेश आज दिनांक 7/12/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। एंड द कोर्ट इज एडjourned। थैंक यू। जैसा कि आपने कोर्ट का मंचन देखा, चीफ गेस्ट सर ये 2009 का केस है, हनुमानगढ़ जिले का ही, राज्य बनाम हीरालाल इत्यादि का 323 उस टीम को और इन किरदारों को, इन स्टूडेंट्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तो मैंने देखा कि जो शख्स आवाज लगा रहे थे, बहुत ही बुलंद आवाज थी उनकी, उन्होंने महसूस नहीं होने दिया। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के एडवोकेट भी अपने रंग में रमे हुए थे। जो यहाँ सपोर्टिंग स्टाफ बैठा करता है, लीडर साहब, बाबू साहिबा, वो भी बहुत ही तन्मय होकर अपने रोल में रमे हुए थे। जो भी गवाह हुए प्रोसिक्यूशन साइड से, जो पुलिस एएसआई साहब जो आए, वो भी अपने, उनका किरदार भी वो पूरा उन्होंने मनोयोग से निभाया है। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि इतने तन्मय होकर मनोयोग से आपने इसको देखा, सुना, मनन किया। जैसा ब्रजेश सर ने भी बताया कि जो आईपीसी है चेंज हो गई है, भारतीय न्याय संहिता हो गई है। कुछ 2-4 बातें मैं कहना चाहूँगा कि इससे ये मत समझना कि आपकी परफॉर्मेंस में कोई कमी है, चाहे जज साहिबा हो, सपोर्टिंग स्टाफ हो, प्रोसिक्यूशन के, डिफेंस के वकील साहब हो, गवाह हो, सबकी परफॉर्मेंस शानदार रही। मैं दोबारा उनको बधाई देता हूँ। लेकिन इसके साथ 2-4 बातें जो आपको जाननी चाहिए एज ए क्रिमिनल ट्रायल के रूप में, कि जब कोर्ट आप क्रिमिनल केस की सुनवाई कर रहे हैं, इसको आप कोई कमी नहीं माने, इसको आप सीखने के लिहाज से लें, क्योंकि ये बातें कई बार पता नहीं होती हैं। तो एड ऑन मैं करना चाहूँगा, वो भी प्रिंसिपल सर, क्योंकि ये कॉलेज के मुखिया है, इनकी अनुमति से, कि जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, एसीजेएम की कोर्ट होती है, तो उसको जब आप क्रिमिनल ट्रायल करते हैं तो सिविल न्यायालय नहीं कहते हैं। हमें आइंदा से ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब भी प्रोसिक्यूशन साइड है चार्ज बैक्स करती, तो उनको ये नहीं कहना होता है कि भाई चार्ज में दंडित कर दो। चार्ज जब होता है उसके बाद उसका ट्रायल करें। रूल ऑफ लॉ यही, प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यही है। जब तक एक्यूज कन्फेस नहीं करे तब तक आप उसको दंडित नहीं कर सकते। PNJ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की हियर द अदर साइड, व्हाट यू आर फ्रॉम पार्टी।
तो इस चीज को मैं एड ऑन करना चाहूँगा। ये बस समझना कि कहीं कोई कमी नहीं है, आपको बेहतरीन तैयारी करवाई गई है। मैं पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आपको भी मैं कहता हूँ कि उत्साहित बने रहें, लेकिन इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और दूसरा डिफेंस साइड है, उसके पास मौका होता है कि वो कह सकता है कि डू डिस्चार्ज, और उसके बाद में जब क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, बहुत अच्छा सभी साक्षियों ने किरदार निभाया, चाहे वो मजरूआ हो, अदर स्पोर्टिंग विटनेस हो, और जो विटनेस हॉस्टाइल हुए, जब विटनेस हॉस्टाइल होता है तो पीपी साहब उसको क्या करते हैं, हॉस्टाइल करने की अनुमति मांगते हैं, जैसा हम सभी ने देखा यहाँ भी मांगी गई, लेकिन उसके बाद में उससे क्रॉस की परमिशन मांगते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करने की परमिशन मांगते हैं, उसके बाद ही जिले की इजाजत दी जा सकती है। अब अगर प्रोसिक्यूशन अगर जिले की इजाजत क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन कोर्ट से नहीं मांगेगा, ये मैं अतिरिक्त जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये बिल्कुल जो आपकी जो आप इवन इन द सुप्रीम कोर्ट आप इस बात को कह सकते हैं, क्योंकि इस स्तर पे मैं फिर कह रहा हूँ आपकी परफॉर्मेंस में किसी की कोई कमी नहीं थी, आपको सिर्फ ये थोड़ा सिखाने के लिहाज से मैं इस कॉलेज से हूँ तो मेरा दायित्व बनता है कि कुछ दो बातें आपको बता के जाऊँ जो नॉलेजेबल। तो वहाँ कोर्ट को क्या करना पड़ता है कि प्रोसिक्यूशन अगर अनुमति मांगे जिले की, तब उसके बाद में वो जिले की अनुमति दे सकता है। और उसके बाद में इजार शख्स मुलजिम जैसे 313 एक्यूज का हम सभी ने देखा, कोर्ट ने क्वेश्चन पूछे कि भाई ये सभी आपके विरुद्ध क्यों कहते हैं, साक्षी आपके विरुद्ध क्यों कहते हैं, पुलिस वाला आपके विरुद्ध क्यों कहता है, डॉक्टर आपके विरुद्ध क्यों कहता है, आप बताएं इसके बारे में। तो वो एक प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आईपी सीआरपीसी में भी वही थी, अब बीएनएसएस हो गया तो उसी में भी वही है। सेक्शन भले ही बदल जाए, जामा भले ही बदल जाए, रूल नहीं बदली, सब्सटेंशियल जो लॉ है वो नहीं बदला है। तो वहाँ जैसे एक्यूज को डिफेंस का मौका भी मिलता है, ये क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट ये परफॉर्मेंस थी, तो वो चीज़ भी, क्योंकि अगर वो ऐड होता तो ये थोड़ा और लेंथी हो जाता, लेकिन वो भी एक एक्यूज का राइट होता है कि वो अपने डिफेंस में खुद पेश हो सकता है और अपने अन्य साक्षियों को पेश करवा सकता है। फिर लास्ट में जब प्रोबेशन में आते हैं, अगर कन्विक्ट किया जाता है तो सजा के बिंदु पे पहले उसे सुनो, प्रोबेशन उसके बाद आता है, क्वेश्चन ऑफ पनिशमेंट है, उस पर एक्यूज को सुना जाना जरूरी होता है। तो ये बातें मैं एड ऑन करने के लिए कह रहा हूँ, तो आइंदा ये इसमें सम्मिलित होगी। आप अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस में भी जाते हैं तो ये प्रक्रिया वहाँ देखने को मिलेगी। इसी के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए प्रिंसिपल साहब को, ओझा सर को, ब्रजेश सर को, क्योंकि ओझा सर से तो मैं पढ़ा हुआ आपके सामने एडमिट करता हूँ, ब्रजेश सर भी यहाँ थे, इमरान सर और ये टीम जैसे बाद में जैसे आई पर ये भी थे, और प्रिंसिपल सर को मैं पहले से, क्योंकि बीकानेर में भी ये बहुत अच्छा अपना जो है एजुकेशन के क्षेत्र में अपना नाम कर चुके थे, और मुझे तो ताज्जुब था कि बड़े क्षेत्र से इस क्षेत्र में आए हैं, क्योंकि वो डिवीजन था और ये एक जिला है, तो इसके लिए ये भी साधुवाद के, क्योंकि इसने मेरी ये जन्मस्थली है हनुमानगढ़, इसमें ये सेवा इन्होंने की है, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी को भी, क्योंकि हम सभी एक लीगल फ्रेटर्निटी, आप उस विरासत को संभालने वाले सक्सेसर हैं, जिस विरासत को लेके हम आगे चले हैं, जिस विरासत के या जिस गुलसिता के ये जो माली हैं, बागवान हैं, जो आपको निखार रहे हैं, आप पता नहीं क्या हो सकता है, क्या होंगे नहीं होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू, योर विल एंड योर एक्शन। तो आप बहुत कुछ हो सकते हैं। हम कभी बाहर नहीं गए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो कोई भी अगर मोटिवेशन के लिहाज से समझे, मैं अपनी जॉब लगने से पहले शहर से बाहर नहीं गया इस बार, और इस कॉलेज में वो सभी चीजें थी जो कि आपको एक बेहतरीन कंपटीटर आपको बना सके। तो देन बिलीव इन योरसेल्फ। अच्छी चीजें तैयार होने में थोड़ा समय लेती हैं, लेकिन अगर आप एक उम्मीद रखेंगे, सपना रखेंगे, तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। और इसी के साथ कि भाई इस पूरी जो ये टीम है मूड कोर्ट की, एक बार इनके लिए आप तालियां बजाएं।
जो आपने सजेशन दिए उन पर आगे रहने और मुझको टीम के इंचार्ज होने के नाते मैं और रोजाजी आपसे माफ़ी भी मांगते हैं कि अगर जो हमारी कोई बच्चों की हो रही है तो उसके लिए हम सॉरी फील भी करते हैं, क्योंकि ये जो ऊटकोट का निर्देशन है वो मेरे और रोजाजी के इमरान जी, हमारे साथी दिनेश कोट, विकास जी, अशोक जी और क्या नाम है हरीश जी आदि साथियों के निर्देशन होगा। आगे हम आपको आश्वासित करते हैं कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट सर हम करेंगे उसके बारे में। थैंक यू सर। इसी क्रम में सबसे पहले मैं जो आज के सर हमारे पात्र हैं उनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। जो जज की भूमिका में है मिस आकांक्षा अग्रवाल, LLB 3rd ईयर, उनके लिए जोरदार ताली। जो वकील के उसमें थे मिस्टर नरसी और मिस सोनू लिम्बा, लॉ 3rd ईयर, उनके लिए ताली। गवाह के रूप में है लवप्रीत सिंह, लॉ 2nd ईयर, नरेश कुमार 1st ईयर, मीनू स्वामी 1st ईयर, मनीष सेन 2nd ईयर और अंजुम खान विधि 1st ईयर, शिव विधि 1st ईयर, इनके लिए जोरदार। स्टेनो के रूप में जो हैं वो है अक्षी, लॉ 1st ईयर और दया पेशकार के रूप में, उनके लिए जोरदार तालियां। के रूप में है लोकेश शर्मा, लॉ 1st ईयर, सचिन 1st ईयर, इनके लिए जो तालियां। लोकेश और सचिन। और जो हमारे मेन पार्ट है हॉकर मिस्टर दीपेंद्र भाटी, लॉ 1st ईयर। मैं कॉलेज प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और धन्यवाद प्रस्ताव। आज के मूड कोर्ट कार्यक्रम में पधारे हुए जिला न्यायाधीश वाणिज्यिक न्यायालय जयपुर डॉक्टर अमित करवासरा जी, मूड कोर्ट की तैयारी करवाने वाले टीम के सदस्य ओझा जी, ब्रजेश जी, इमरान जी, विकास जी, हरीश जी, दिनेश जी, अशोक जी और मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करने वाले सारे प्रतिभागी, विभिन्न पात्रों को निभाने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के छात्र छात्राएं और इस पूरे मंचन को शालीनता से, ध्यान से देखने व सुनने वाले महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सभी को ये बताना चाहता हूं ये जो यहाँ पर मंचन करने वाले छात्र छात्राएं हैं जो आज 3rd ईयर में हैं, वो 1st ईयर और 2nd ईयर में थे जहां आप बैठे हो, और आने वाले साल में आप में से ही यहां मंचन करने के लिए आएंगे तो 2nd ईयर और 3rd ईयर में से आए। इस मूड कोर्ट का उद्देश्य दो तरीके से महत्वपूर्ण रहा कि एक तो ये पार्ट ऑफ सिलेबस है, दूसरा कि आपको वो चीज सीखने को मिलती है जो आप आगे करेंगे या यहां से पास होने के बाद जो न्यायाधीश के रूप में, अधिवक्ता के रूप में कोर्ट में जाकर के प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि मंच पे खड़ा रहना बहुत कठिन कार्य है। यहाँ पे आके बोलना, रोल प्ले करना बहुत दूर की बात है, यहाँ पे खड़ा रहना ही बहुत मुश्किल कार्य है। टांगे कांपने लग जाती है, यहाँ पे मुंह से आवाज नहीं निकलती। लेकिन उस चीज को करने के लिए
दृढ़ इच्छा है, तो आप में से ही न्यायाधीश और अधिवक्ता निकलते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हाल ही में हमारे महाविद्यालय की छात्रा राधिका बंसल ने पूरे राजस्थान में टॉप करके प्रमाण दिया है। उसी प्रकार से आप में से भी एक दिन कोई ऐसा विद्यार्थी जो न्यायाधीश के रूप में या विभिन्न सेवाओं में जेएलओ एपीओ के रूप में महाविद्यालय का नाम रोशन करेगा। आपको ये मंच, महाविद्यालय एक मंच प्रदान करता है जहां आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, क्योंकि किरदार कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। किरदार अपने आप में अलग होता है। हम ये चाहें कि सब हम न्यायाधीश ही बने, कोई पेशकार नहीं बने, हम ये चाहें कि सब हम वकील ही बने, कोई गवाह नहीं बने, तो मूट कोर्ट का मंचन हो पाना संभव नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो अपराधी बना है वो आगे न्यायाधीश भी बन सकते हैं, अगर वो मेहनत से, अपनी पढ़ाई से, लगन से अपने उद्देश्य को, अपने टारगेट को आज से संजो कर चले, वो न्यायाधीश भी बन सकते। मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा 2001 का। 2001 में मैं फर्स्ट ईयर में था, एलएलबी फर्स्ट ईयर। आप में से तो शायद कईयों का बर्थ ही नहीं हुआ होगा। तो हमारे कॉलेज में, मैं बीकानेर से पढ़ा हूं, मूट कोर्ट का मंचन किया जा रहा था और उस समय इवनिंग क्लासेस लगते थे शाम को 4 बजे से 5, 6, 7, 8 बजे तक। और ओझा जी सर हमें हिंदू लोग पढ़ाते थे। न केवल जिला न्यायाधीश महोदय उनसे पढ़े हैं, बल्कि मैं भी उनसे पढ़ा हूं। तो मूट कोर्ट का इसी तरह से मंचन किया जाना था। तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के द्वारा लगभग 450 विद्यार्थी नियमित रूप से आते थे। फर्स्ट ईयर में 450 विद्यार्थी थे। बार काउंसिल का वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं था सीट्स का, अब तो 300 लिमिट कर दी, 240, 60 का एक्सेप्शन। उसमें 450 विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में थे और मूट कोर्ट का मंचन की तैयारी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, 4-5 दिन प्रैक्टिस भी हो चुकी थी, लेकिन एंड मौके पे आवाज देने वाला था आया ही नहीं उसके, पता नहीं वो इंसिडेंटली रहा, इंटेंशनली रहा, क्या रहा। डॉक्टर आर.एल. जैन और डॉक्टर एस.एस. सुराणा जी उस समय प्रिंसिपल और एचओडी होते थे। अब समस्या है कि साहब मंचन करना है, जिला न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारियों को बुलाया हुआ, आवाज देने वाला चला गया। उन्होंने तुरंत मौके पर एक व्यक्ति को आवाज देने वाला बनाया और वो आज आपके सामने मंच पे आपको संबोधित कर रहा है। फर्स्ट ईयर में जब मैं था, मुझे ये रोल मिला था। मुझे उस समय हमारे जो डॉक्टर आर.एल. जैन थे, उन्होंने कहा था कि किरदार कभी छोटा बड़ा नहीं होता, किरदार कभी छोटा बड़ा नहीं होता। आप में लगन होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप हर मुकाम को पा सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः समस्त विद्यार्थियों को, इस मूट कोर्ट में भाग लेने वाले सब विद्यार्थियों को, सारे पात्रों को, विशेष रूप से आज के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए डॉक्टर अमित कड़वासरा जी, जिन्होंने हमारे
एक छोटे से आग्रह पे जयपुर से यहां तक अगर जो किस्सा था आज हमारे साथ भी रिपीट होने वाला था और हमारे भी होने 2 दिन से गए थे। आज समय हमारे लोग यानी कि सांस सूख रही थी और बार-बार फोन कर रहे थे कैसा हिसाब से पहुंचा। स्पेशली इसको इनके पास कोई बुकिंग थी, हमने इनकी बुकिंग प्रभाव डालकर अपने जैसे इनकी बुकिंग छुड़वाई और इनको हमने कैसे भी आओ 10:30 बजे करीब ये पहुंचे थे, तो बड़ा अच्छा लगा। एक बार जोरदार तालियां। पोस्ट पे जाकर बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर कि जरूरी नहीं है जो आज यहाँ अपराधी है वो कल को जज भी बन सकता है। सर मुझे भी याद आ जाता है एक छोटी सी, आपने बताया कि 2097 में जब मैं इस कॉलेज में पढ़ता था फर्स्ट ईयर में 96-97 तो सर हम गवाह के रूप में बने थे उस समय। आज तक हमें याद है इसी हॉल में हमारी मूड कोर्ट हुई थी 1997 में। तो बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ आज की मूड कोर्ट का प्रोग्राम का समापन करते हैं और मैं मुख्य अतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय और सीनियर सहायक आचार्य ओझारी और स्टाफ से आग्रह करूंगा कि वो बच्चों के साथ एक फोटो कराएं। बनाना और मूर्ति में सुधार करना बहुत ही जरूरी है और सर ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। मैंने अक्सर कहा भी था ऊपर प्रैक्टिस करते हुए कि इजाजत लो, कुछ क्रॉस करने के भी मूड में थे। चूंकि मैं फैमिली लॉ का एक आदमी हूँ और अल्प समय में बीकानेर में मैंने प्रैक्टिस की थी, मैं भी भूल चुका हूँ प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल की, बट प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल को समझना बिल्कुल सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई और इसमें हम आगे से आगे और भी प्रयास करेंगे। सुझाव को ग्रहण करके आत्मसात कर लेना जीवन में बहुत ही जरूरी है और मुटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, समय समय पर मैं भी सर निर्देश लेता रहता हूँ क्या करें कैसे करें। कोर्ट में की प्रोसीडिंग करना और पढ़ाना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अक्सर ब्रजेश जी और मेरे बीच में भी मैं कहता हूँ क्योंकि सिलेबस चल रहा है तो फाइनल ईयर के द्वारा भी सर BNSS समझना मुश्किल हो रहा है। मैं तो फैमिली लॉ का आदमी हूँ तो निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छी बात बताई और मैंने बच्चों को बात भी बताई थी कि यहाँ उनको गवाह हॉस्टाइल हो रहा है और परमिशन लो, लेकिन चूंकि मेरे विद्यार्थी भी मेरी तरह राम जेठमलानी बने हुए थे मैं भी अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और शायद बच्चों को याद भी आ रही होगी कि मैंने बार-बार कहा था। चूंकि मैं 2 दिन बाहर भी था, अच्छा लगा सर आपने ओपनली क्लियर कहा और भविष्य में कभी मूड कोर्ट भी तो मैं आपसे सुझाव भी लूंगा इसके बाद क्या करें इसके बाद क्या करें। थैंक यू वेरी मच सर। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को मोमेंटो प्रदान कर उनका सम्मान करें प्लीज।